जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश सिंह। आज इस वीडियो में हम लोग ट्राइब्यूनल्स के बारे में चर्चा करेंगे। ये ट्राइब्यूनल्स होते क्या हैं, क्यों एग्जिस्ट करते हैं और इनके फंक्शंस क्या क्या हैं। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी, एसएससी या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। वीडियो को पूरा देखो। मैं दावा करता हूँ कि पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ट्राइब्यूनल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे सारे के सारे आप क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे। मुझे विलियम ई ग्लेडस्टोन का एक कोट याद आता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आप जस्टिस को देरी से दोगे ना तो वो जस्टिस डिनाई के बराबर है, मतलब ना देने के बराबर है। अब हम लोग देखते हैं कि ट्राइब्यूनल्स होते क्या हैं और ये क्यों एग्जिस्ट करते हैं। तो ट्राइब्यूनल एक क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन होता है जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव, टैक्स रिलेटेड या कोई स्पेशल मैटर पर विवाद सुलझाने के लिए बना जाता है। ये कई प्रकार के कार्य करता है, जैसे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना, चुनाव लड़ने वाले पक्षों के अधिकारों का निर्धारण करना, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन का मूल्यांकन करना और किसी एग्जिस्टिंग सिविल वर्डिक्ट की समीक्षा करना। आमतौर पर ट्राइब्यूनल कोई भी व्यक्ति या संस्था हो सकती है जिसके पास निर्णय लेने, दावों या विवादों का निर्धारण करने का अधिकार होता है। आप सिंपल में याद रखो कि ट्राइब्यूनल एक कोर्ट होता है, कोर्ट की तरह ही काम करता है। इसका भी एक वर्डिक्ट आएगा और जिसे सबको मानना पड़ता है। मतलब मेन डिफरेंस क्या है, कोर्ट से इसका डिफरेंस क्या है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पर काम करता है। वेयर एज कोर्ट को एक दायरा होता है, जैसे सिविल प्रोसीजर कोड होता है। इसके लिए हम जानते हैं कि हमारे देश में दो तरह के कोर्ट्स होते हैं, एक होते हैं सिविल कोर्ट्स और एक होते हैं क्रिमिनल कोर्ट। तो सिविल कोर्ट्स को क्या फॉलो करना पड़ता है, सीपीसी, और क्रिमिनल कोर्ट्स को क्या पढ़ना पड़ता है, सीआरपीसी फॉलो करना पड़ता है। लेकिन ये दोनों कोड ऑफ कंडक्ट से अलग है। ट्राइब्यूनल इसको कुछ भी फॉलो नहीं करना पड़ता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पर काम करता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि कोर्ट और ट्राइब्यूनल में डिफरेंस क्या होता है। तो कोर्ट क्या है, कोर्ट एक जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है, वेयर एज ट्राइब्यूनल एक क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है। आप क्वासी का इंग्लिश मीनिंग देखोगे ना, जिसका होता है हाफ, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हाफ जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है। अब क्या करते हैं ना, कोर्ट में वेराइटी ऑफ केसेस, किसी भी केसेस को आप कोर्ट ले जा सकते हो, लेकिन ट्राइब्यूनल में सिर्फ आप स्पेशल केसेस को ही ले जा सकते हो। किस किस टाइप के केसेस को ले जा सकते हो वो मैं बाद के स्लाइड में बताऊंगा आपको। कोर्ट्स को एक कोड ऑफ प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। जैसे मैंने बताया था कि सिविल कोर्ट्स को सीपीसी फॉलो करना पड़ता है और क्रिमिनल कोर्ट को सीआरपीसी फॉलो करना पड़ता है। लेकिन ट्राइब्यूनल्स को प्रोसीजर कुछ नहीं फॉलो करना पड़ता है, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पर काम करता है। कोर्ट जजेस आर इम्पार्शियल आर्बिट्रेटर, नॉट ए पार्टी। पार्टी कभी भी आपको यहाँ पर कोर्ट के जजेस नहीं हो सकते, वेयर एज ट्राइब्यूनल में आपको पार्टी हो सकता है। कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट आता है ना उसको जजमेंट, डिक्री, कन्विक्शन और एक्विटल बोलते हैं, वेयर एज ट्राइब्यूनल में जो भी वर्डिक्ट आता है उसको अवार्ड्स बोलते हैं यहाँ पे। अब मेन क्वेश्चन दिमाग में होता है कि ट्राइब्यूनल्स को बनाया क्यों गया था। तो ट्राइब्यूनल्स को बनाया गया था, हमारे जो जुडिशियरी है ना उस पर बहुत प्रेशर है। कितने सारे कोर्ट केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। इसी बर्डन को कम करने के लिए ट्राइब्यूनल को बनाया गया था। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ था ना तो उसमें ट्राइब्यूनल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नहीं थे, इसको बाद में ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। आप जानते ही होंगे कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ये अमेंडमेंट 1976 में हुआ था और इस समय पीएम थी इंदिरा गांधी। और इसी अमेंडमेंट में दो आर्टिकल इंसर्ट किए गए, एक 323A और एक 323B। 323A के अनुसार एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होगा, एक सेंटर के लिए होगा और जितने स्टेट्स हैं उनके लिए कुछ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे। वेयर एज 323B में कुछ अदर ट्रिब्यूनल्स भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ स्पेशल मैटर्स होंगे उन पे हम लोग कुछ अदर ट्रिब्यूनल भी क्रिएट कर सकते हैं। वो कौन कौन से मैटर्स हैं, जैसे टैक्सेशन, फॉरेन एक्सचेंज, इंडस्ट्रियल एंड लेबर, लैंड रिफॉर्म, सीलिंग अर्बन प्रॉपर्टी, इलेक्शन, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, फूड स्टॉप, रेंट एंड टेनेंसी। इन सारे मैटर्स पर हम लोग चाहे तो 323B के अंदर एक हम लोग ट्राइब्यूनल क्रिएट करके अपने केस को वहाँ पर ले जा सकते हैं। आर्टिकल 323 के अंतर्गत सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को बनाया जा सकता है और इसका मेन काम क्या होता है, आप एक पब्लिक सर्वेंट हो, आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो और आपके सर्विस के रिगार्डिंग कोई भी एक डिस्प्यूट राइज हुआ, आपके रिक्रूटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विसेज, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन के रिगार्डिंग एक डिस्प्यूट राइज हुआ, इसको आप सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में ले जा सकते हो। इसका क्या होगा, एक तो आपका इनएक्सपेंसिव होगा ये मैटर और दूसरा होगा कि इसका क्विक वर्डिक्ट आ जाएगा। इसमें दो लाभ है, इसके एक्सेप्शंस हैं। कौन कौन नहीं जा सकता इसमें, जैसे डिफेंस फोर्सेस हुए, ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सेक्रेटरियल स्टाफ ऑफ द पार्लियामेंट, इन सब के केसेस को आप स्कैट में नहीं ले जा सकते।
एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल पावर कहाँ से गेन करता है? 1985 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था, पार्लियामेंट एक्ट पास किया था, जिसका नाम था एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985। और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 के द्वारा कैट और सैट पावर गेन करता है वहाँ से। इस एक्ट के द्वारा एक कैट होगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होगा, और जितने सारे स्टेट हैं उनके लिए एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। एक नहीं, मीन्स अनेक सारे स्टेट हैं तो अलग अलग अपना स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बना सकते हैं। अगर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्रिएट करना चाहे तो पहले वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास प्रपोजल भेजेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट के थ्रू ट्रिब्यूनल क्रिएट कर सकता है। अभी 17 बेंचेस और 21 सर्किट बेंचेस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के देश में एग्जिस्ट करती हैं। कैट, ठीक है, ये पावर गेन करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 से। इतना जल्दी क्विक वर्डिक्ट क्यों होता है? क्योंकि ये सीपीसी को फॉलो नहीं करता, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स को। जानते हैं कि नॉर्मल अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केसेस जाते हैं तो कोर्ट्स को कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, जिससे ट्रायल्स में देरी होती है और वर्डिक्ट लेट से आता है। लेकिन जो भी ट्राइब्यूनल्स होते हैं, जैसे हमारे पास सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पर काम करता है, जिससे इसका वर्डिक्ट बहुत जल्दी आता है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरमैन होते हैं और अदर मेंबर्स होते हैं। इसमें वाइस चेयरमैन और चेयरमैन का रिटायरमेंट हो जाता है 65 ईयर्स, वेयर एज अदर मेंबर्स का रिटायरमेंट एज होता है 62 ईयर्स। अगर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन अपना पद छोड़ना चाहते हैं तो इनको रेजिग्नेशन देना होता है प्रेसिडेंट को। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कितना पावरफुल होता है कि इसके किसी भी मेंबर या चेयरमैन या वाइस चेयरमैन को हटाने के लिए आप उसी प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है जो किसी एक हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए करना पड़ता है। और ये इतना सस्ता होता है कि आप 50 रुपया का फ़ी जमा करके आप खुद या अपने लॉयर को लेकर आप कोर्ट जा सकते हो और वहाँ से अपना वर्डिक्ट ले सकते हो। सिर्फ 50 रुपये के अमाउंट पे करने के बाद फ़ी पे करना पड़ता है एप्लीकेशन के साथ, जिसके थ्रू आप किसी भी ट्रायल में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इनिशियली प्रोविज़न क्या था कि कैट और सैट में जो भी डिस्प्यूट एराइज होते थे, इसके वर्डिक्ट के अगेंस्ट में अगर कोई भी डिस्प्यूट एराइज होता था तो उसको ले जाना पड़ता था सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इन 1997 चंद्र कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट किया कि हाई कोर्ट, जो कंसर्न हाई कोर्ट है जिसके जुरिस्डिक्शन के अंदर में वो ट्राइब्यूनल काम कर रहा है, उसी को हियरिंग सुनना पड़ेगा। मीन्स फर्स्ट अगर कोई भी वर्डिक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो उसको पहले जाना होगा हाई कोर्ट, कंसर्न हाई कोर्ट, जिस हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में वो ट्राइब्यूनल काम कर रहा है।